और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमित शाह ने पूरा दिन बीरभूम में बिताया। ये वो इलाका है जहां कल रात हंगामा हुआ था। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के जो पोस्टर्स लगे थे उन्हें फाड़ा गया था और झंडों को उतार दिया गया था, लेकिन हिंसा की आशंका के बीच भी अमित शाह बीरभूम पहुंचे, मेगा रोड शो किया जहां ममता की पार्टी का सिक्का चलता था। वहां अमित शाह के 1 किलोमीटर के रोड शो में हजारों समर्थक पहुंच गए। अमित शाह के बंगाल दौरे की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जय श्री राम के नारे को सुनकर ममता बनर्जी गुस्से से लाल पीली हो जाती थी, गाड़ी से उतरकर नारा लगाने वालों को कहती थी कि मेरे सामने ये नारा लगाओगे तो गिरफ्तार करवा दूंगी। आज उसी जय श्री राम के नारे से बंगाल की धरती गूंज रही थी। ये नारा लगाने वाला कोई और नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। ममता बनर्जी को खुला चैलेंज था, नारा लगा रहा हूं, बंगाल में जय श्री राम बोल रहा हूं, गिरफ्तार कर सको तो कर लो। दीदी के बंगाल में बदलाव की गवाही की सबसे नई तस्वीर है। ममता के बंगाल में बीजेपी की अलगार की तस्वीर है। बंगाल में बीजेपी के चुनावी रथ पर सवार अमित शाह का ममता बनर्जी को डायरेक्ट चैलेंज था। इस बार तो बंगाल में बीजेपी का कमल खिलकर रहेगा, रोक सको तो रोक लो। कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मिदनापुर में एक दिन गुजारने के बाद आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के लिए नई सियासी जमीन तैयार की। बहुत बड़ा रोड शो किया, पार्टी की ताकत का एहसास करवाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया और फिर ममता पर एक के बाद एक तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का जमाना चला गया, वक्त बदल गया है। अब बंगाल की जनता ने दीदी नहीं, मोदी का साथ देने का फैसला कर लिया है। बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अब बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई? दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या?
सोनार बांग्ला बनाकर। ममता के गढ़ में बीजेपी का यह जोश, यह विश्वास, यह चुनौती यूं ही नहीं है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। अमित शाह की चाणक्य नीति है तो प्रधानमंत्री मोदी का विकास मंत्र है। इसीलिए जब आज अमित शाह ने बोलपुर में हनुमान मंदिर से चौरास्ता के लिए रोड शो किया तो इसमें हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी नजर आई। अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और अपने सामने बंगाल में बदलाव का पहला बड़ा ट्रेलर देख रहे थे। इसी दौरान शाह ने चुनावी रथ से ऐलान कर दिया कि बंगाल अब परिवर्तन चाहता है, ममता नहीं मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। हो गया क्या? वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। सोचिए, ये वो बीरभूम है जो पहले ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। वहां अब बीजेपी ने अच्छी खासी पकड़ बना ली। जहां चारों तरफ पहले तृणमूल कांग्रेस के झंडे नजर आते थे, अब उन गलियों में चौक चौराहों पर बीजेपी का केसरिया झंडा लहरा रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अमित शाह अब कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार तो बंगाल में कमल जरूर खिलेगा। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, 200 के पार आंकड़ा जाएगा। बंगाल की जनता ममता को उखाड़ फेंकेगी। कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना, तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। लेकिन अमित शाह के बंगाल दौरे के 2 दिन की रिपोर्ट का तो ये सिर्फ एक हिस्सा था। अमित शाह ने कल मिदनापुर और आज बीरभूम में बंगाल के हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। बंगाल के लोकगीत से लेकर बंगाल के साहित्य तक सबको एक साथ आगे लेकर चलने का संकल्प लिया। आज शाह ने शांति निकेतन में जाकर रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। इसके बाद लोक नृत्य देखा। गुरुदेव की निशानियां देखने के बाद अमित शाह ने लोकगीत सुना। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, बीजेपी सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। सोचिए, एक वक्त था जब बंगाल में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। पिछले विधानसभा चुनाव में 294 में से 16 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी ने इसके बाद जी जान लगा दी। बड़े नेताओं को बंगाल भेजना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का इंचार्ज बनाया और इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की टोन सेट कर दी, पूरी ताकत लगा दी। नतीजा ये हुआ कि बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अब अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव कैंपेन को 5वें गियर में डाल दिया। टीएमसी के बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, यानी बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। बैटल ऑफ बंगाल में अमित शाह का 2 दिन का दौरा आज खत्म हो गया। कल मिदनापुर की रैली से लेकर आज बीरभूम के बोलपुर में रोड शो तक अमित शाह ने दिखा दिया कि बंगाल में हवा किस ओर बह रही है। अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह ने बाहर से सीएम थोपे जाने के भ्रम को भी दूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगला सीएम बंगाल की मिट्टी से ही होगा। दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे
या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और एक मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। और अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनने पर 5 साल में सोनार बांग्ला का वादा किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को शाह ने परिवर्तन के लिए बेकरार लोगों की भीड़ बताया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में राजनीतिक हत्या, भ्रष्टाचार और दीदी की दादागिरी के खिलाफ परिवर्तन की यह भीड़ है। शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि आरोपी सभी अपने होते हैं। भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाई कोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। और क्या डर है सीएजी के ऑडिट से? क्यों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है? अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। जब परिवारवाद चलता है राजनीति में, तब इसी प्रकार की घटना एक के बाद एक आकार लेती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर भी कंफ्यूजन दूर किया। उन्होंने कहा, सीए जरूर लागू होगा, अभी नियम बनने हैं, कोरोना के टीकाकरण के बाद इसे लाएंगे। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले का भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा, हमले के बाद ममता सरकार की प्रतिक्रिया संदेह खड़े करती है। कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं। और आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर 25 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के किसानों को डायरेक्ट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह करीब 8:30 बजे अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने मत्था टेका और अरदास भी की। खास बात यह रही कि मोदी गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री बनकर नहीं, एक श्रद्धालु के तौर पर पहुंचे। इस दौरान गुरुद्वारे में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। प्रधानमंत्री के आने की जानकारी न गुरुद्वारा मैनेजमेंट को थी और न ही दिल्ली पुलिस को। सब कुछ अचानक से हुआ। दिल्ली पुलिस को भी प्रधानमंत्री मोदी के गुरुद्वारे पहुंचने का पता नहीं था। लोक कल्याण मार्ग से रकाबगंज गुरुद्वारा करीब 4 किलोमीटर दूर है। आमतौर से जब प्रधानमंत्री के काफिले का मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोका गया, ना ही किसी तरह का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। गुरुद्वारे में भी बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी अपने कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री गुरुद्वारा पहुंचे वहां आम श्रद्धालु भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आम श्रद्धालुओं के साथ ही गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। गुरुद्वारे के अंदर मौजूद लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने काफी देर बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने
लोगों की बातें ध्यान से सुनी। जब गुरुद्वारे से बाहर निकले तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं में मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में देखकर हर कोई सरप्राइज था। हर कोई प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। रास्ते में जो भी मिला, जिसने हाथ बढ़ाया, पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया, बातें की। इसी दौरान एक शख्स गोद में एक बच्ची को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचा। मोदी ने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। जब तक प्रधानमंत्री कार में सवार होकर गुरुद्वारे से बाहर नहीं गए, तब तक लोग वहां सेल्फी लेते रहे। ये आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो आम श्रद्धालु हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचकर सबको चौंका दिया। गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लोग भी प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर हैरान थे। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में यहां पर पहुंचते हैं। अचानक से वो यहां पर पहुंचते हैं। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है, उसके चलते उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बिना किसी प्लान के, यहां पर किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर आने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर जो है, उनका शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी पुलिस को भी इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जो सिक्योरिटी होती है उनके साथ वो यहां पर पहुंचते हैं। और ये जो पार्किंग एरिया आप देख रहे हैं, इसी पार्किंग एरिया में उनकी गाड़ी रुकती है और वो सीधा अंदर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट यहां पर रुकते हैं, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और यहां पर जो कुछ लोग सुबह गुरुद्वारे आए हुए थे उन लोगों से भी बात करते हैं और उसके बाद यहां से जाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस बारे में ना ही गुरुद्वारे के अंदर कोई जानकारी थी और ना ही, अगर हम पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, उनको भी जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई ट्रैफिक डाइवर्जन इसके अंदर किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सडन विजिट किया था। वो अचानक से यहां पर पहुंचे सुबह और गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद यहां पर कुछ लोगों से मिले इस पूरे गुरुद्वारे में और मिलकर यहां से अचानक से वो चले गए। यहां के जो ग्रंथी हैं उनका यही कहना है कि पहले से उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो यहां पर थे, अचानक से वो यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे के अंदर काफी देर तक रहे। उन्होंने रकाबगंज गुरुद्वारे के ग्रंथी हरदयाल सिंह से बात की। ग्रंथी हरदयाल सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बताया। रकाबगंज गुरुद्वारे के ग्रंथी हरदयाल सिंह से बात की इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने। अचानक ही बनाया, पहले कोई प्रोग्राम नहीं, किसी कोई नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आए गुरुद्वारा साहब, आए मत्था टेका उन्होंने, रुमाला साहब जो गुरु ग्रंथ साहब को बैठ गया। उसके बाद हमने जो गुरु के अनुसार उनको हमने सरोपा दिया, सरोपा जो बैठ गया। उसके बाद हमने फिर गुरुद्वारे साहब की जो इसकी स्टोरी है, जो इतिहास है गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा रकाबगंज, वो हमने उनको सुनाया। सुनने के बाद वो बहुत खुश हुए, तो कहते मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुद्वारा साहब आके। मैं अकेले में आना चाहता था, मैं इसलिए मुझे सुकून मिला। क्या प्रधानमंत्री ने भेंट भी दिया कुछ? भेंट जो गोलक में वो दी होगी, मुझे तो इस चीज का मालूम नहीं है, लेकिन जो रुमाला साहब होता है गुरु ग्रंथ साहब, वो रुमाला उन्होंने भेंट की जरूर किया, रुमाला सब दिया उन्होंने, फिर हमने उनको सौंपा दिया। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए क्या कुछ तरह की पुलिस बंदोबस्त किया गया था? नहीं, ऐसे तो कोई ऐसे कोई नहीं था। जब प्रधानमंत्री चुपचाप आए, उन्होंने मत्था टेका और चले गए, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी, कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी, बस आए आके चले गए, बहुत खुश थे। मैं गुरुद्वारे साहब आया हूँ, मुझे सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा गुरुद्वारे साहब आके। तो वो कह रहे थे मैं अकेले में थोड़ा अच्छा लगता है उनको शायद मत्था टेका। देखिए, प्रधानमंत्री आपसे बात भी करते, क्या जानना चाह रहे थे? क्या गुरुद्वारे का इतिहास आप जानना चाह रहे थे? हाँ, गुरुद्वारे का इतिहास है जो हमने वो सुनाया उनको, ये गुरु इतिहास बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने के बाद ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने गुरुमुखी भाषा में भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, वो बेहद खुश हैं। दुनिया के लाखों लोगों की तरह वो भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की करुणा से प्रभावित और प्रेरित है। एक और ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आज सुबह ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी के विचार
और जीवन मुझे सदैव प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, गुरु साहिब की यह विशेष कृपा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर मिल रहा है। आइए इस पावन मौके को ऐतिहासिक बनाएं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। यह ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का इतिहास 237 साल पुराना है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का निर्माण 1783 में किया गया था। इस पवित्र स्थान पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। 1675 में धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को मौत की सजा सुनाई थी क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर जो गुरुद्वारा बना है उसे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। 1783 में बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह किया और रकाबगंज पर यह गुरुद्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी के तमाम लीडर्स कृषि कानूनों को लेकर फैलाए गए कंफ्यूजन और आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के किसानों से डायरेक्ट संवाद किया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कुमारगंज में आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद योगी ने किसान सम्मेलन को संबोधित भी किया और कृषि कानून के फायदे गिनाए। योगी ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दल एमएसपी, मंडी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर झूठ फैला रहे हैं। योगी ने एक एक करके केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि इन कानूनों से उनका जबरदस्त फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा, अन्नदाता किसान के खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समस्या होता है और सरकार इस मामले में ये भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है, लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। ये जितना भी कदम केंद्र सरकार ने कृषि कानून के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये किसानों की आमदनी को दुगना करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। आखिर हमारा युवा भी गांव में ही रोजगार पाएगा, कोई फूड प्रोसेसिंग के उद्योग में पाएगा। हर स्तर पर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, उन किसान की आमदनी को बढ़ाने, नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप
अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले। यह काम किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी सगोपा है, ये चुनावी सगोपा है, ये पार्टी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। उन्होंने राम मंदिर की बात की, अयोध्या की डेवलपमेंट की बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। योगी ने कहा कि हम अयोध्या को नई अयोध्या बना रहे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को 90 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात भी दी। योगी ने 32 करोड़ 77 लाख रुपए की 20 परियोजनाओं की शुरुआत भी की। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आपके पूर्वजों की, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से आगे बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हो कि अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में विकसित हो रही। हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को छूने बनाए रखते हुए नए गढ़ेवर के रूप में दुनिया के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में सामने आएगी। हम सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। एक छोटा सा ब्रेक, यहां पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना टीकाकरण का ऑल इंडिया प्लान।